ये आप इसको समझिए। फिर उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत जोर शोर से बात की। उन्होंने मुस्लिम पक्ष का पूरी तरह से खंडन किया कि आप ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो ये आया है कि चूंकि ये जो है ये शरीयत से गवर्न है और यह अपरिवर्तनीय है। तो आप मुझे ये बताइए कि 1937 से पहले क्या स्थिति थी? कि 1935 से पहले उन्होंने उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि यूपी, सीपी और बॉम्बे में अधिकतर जो मुस्लिम थे बिल्कुल। वो वहाँ के लोकल हिंदू लॉ से गवर्न होते थे। 1937 के पहले जो नॉर्दर्न केरला में जो कानून चलता था उसको कहते थे मरुमक्कतयम। तो वो मरुमक्कतयम लॉ वहाँ पर मुसलमानों पर भी चलता था और वो मैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ लॉ है। फिर उन्होंने कहा कि इसी प्रकार आपके सूबा सरहद, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते हैं, कि वहाँ पर जो उनके कानून थे वो उनके लोकल ट्राइबल कानून थे, उनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं था। फिर 1937 में आपने ज़बरदस्ती लाकर सबके ऊपर शरीयत थोपी, तो उसको तो जुमा जुमा 12 साल ही हुए हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि आप ये अपरिवर्तनीय है? और यदि वो 1937 से पहले अपरिवर्तनीय नहीं था, तो आज 1948 के बाद क्यों अपरिवर्तनीय हो जाएगा? इसलिए आपके इस तथ्य में कोई दम नहीं है। और इसके बाद फिर डॉक्टर अंबेडकर के इस फाइनल आर्गुमेंट के बाद में फिर ये क्लॉज जो है वो पास हो गया। वो उस समय मेरे ख्याल से आर्टिकल 44 है अभी। उस समय वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35 था। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35 पास हो गया और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो जब उसकी रीनंबरिंग हुई तो वो आर्टिकल 44 हो गया। तो यह स्थिति जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई। और ये यदि लोगों को नहीं पता है मुस्लिम पक्ष को तो मुझे आश्चर्य है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि 1937 का शरीयत एक्ट, जिसकी कम से कम जयपुर डायलॉग से हम कई बार हम इसकी मांग उठा रहे हैं कि इस एक्ट को समाप्त कीजिए, क्योंकि इस एक्ट के कारण ही ये जो पूरी की पूरी आपकी जो अलगाववाद की सेपरेटिस्ट फीलिंग जो आती है, जो पृथकतावादी एक विचार उत्पन्न होता है मुसलमानों में, उसका जो मुख्य स्रोत है वो ये 1937 का शरीयत एक्ट है। तो ये मैंने कहा कि ये बैकग्राउंड में आपके समक्ष रख दूं। सर आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आपने जिस 23 नवंबर 1948 के बहस का जो आपने हवाला दिया है, तो आपने तो वो पक्ष बताया जिसमें के एम मुंशी हैं, अय्यर साहब हैं, डॉक्टर अंबेडकर है, जिन्होंने बहुत ही समझदारी से और संविधान सम्मत बात कही। और उसी समय जो मुस्लिम पक्ष था, वो हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि उस दिन जब बहस हुई आर्टिकल 44 पर, जिसको हम 35 जो पहले था, कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो जिस समय मुस्लिम सदस्य थे संविधान सभा के, उनके क्या विचार थे, ये हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन विचारों को जानने के बाद हमारे दर्शक ये समझ पाएंगे कि इतने 70-75 साल गुजरने के बाद भी मुस्लिम थिंक टैंक जो है। जी हाँ, मुस्लिम थिंक टैंक की बात हो रही थी। तो मुस्लिम थिंक टैंक के प्रखर जी कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम थिंक टैंक आज भी वैसे ही का वैसा है। वैसा ही है। तो जो ये एक बड़ा मजेदार है कि मुस्लिम पक्ष ने जो दलीलें दी वो भी हम बता देते हैं कि उनकी सोच क्या थी और आज भी वही सोच है। तो ये स्पष्ट हो जाएगा 23 नवंबर 1948 की बहस में समान नागरिक संहिता पर चिंता व्यक्त करते हुए मुस्लिम सदस्यों ने क्या कहा। तो इसमें मोहम्मद इस्माइल थे। मोहम्मद इस्माइल जो थे वो उनको दक्षिण भारत का जिन्ना कहा जाता था, और मोहम्मद अली जिन्ना के दक्षिण भारत में मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे। और वो उसकी आजादी के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गए, यहीं रह गए, यूनियन इंडियन मुस्लिम लीग बना ली, जिसके साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है और राहुल गांधी जिसके सहयोग से चुनाव जीतकर वायनाड से जो है वो लोकसभा में पहुंचे हैं। तो इसके जो भारतीय इकाई के जो अध्यक्ष थे, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी के मुस्लिम लीग के जो भारतीय इकाई के अध्यक्ष थे आजादी के बाद, उन्होंने उस दिन 23 नवंबर 1948 को कहा, धमकी देते हुए, कि यदि लोगों को अपने निजी कानूनों के मुताबिक चलने की इजाजत नहीं दी जाती है तो लोग। जी हाँ, आप मोहम्मद इस्माइल के बारे में बात कर रहे हैं प्रखर जी, और बार बार उनका संचालित होने को स्वतंत्र होगा। दोबारा बताएं, आपके आवाज कट गई। तो मोहम्मद इस्माइल ने उस दिन कहा कि यदि लोगों को अपने निजी धार्मिक कानूनों के मुताबिक
चलने की इजाजत नहीं दी जाती है तो लोगों में असंतोष और नाराजगी होगी। समाज का प्रत्येक वर्ग अपने निजी धार्मिक कानूनों से संचालित होने को स्वतंत्र होता है, अतः दूसरे के हितों का टकराव, मतलब एक दूसरे के हितों का टकराव नहीं होगा। अगर आपने समान नागरिक संहिता लागू कर दी तो हितों का टकराव होगा, टकराव की नौबत आ जाएगी। सोचिए, मुस्लिम लीग का ये नेता संविधान सभा में बैठकर जिन्ना का एक चेला सीधे सीधे भारत सरकार को उस वक्त चुनौती दे रहा था। फिर ऐसे एक नजीरुद्दीन अहमद थे जो बंगाल से चुनकर आए थे। अब वो क्या कहते हैं, इनकी मानसिकता देखिए, ये मदनी और ओवैसी जो आज कह रहे हैं, ये बयान ठीक वैसे ही बयान 75 साल पहले भी ये लोग दे रहे थे। तो नजीरुद्दीन अहमद कहते हैं, समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए उस दिन कहते हैं कि अंग्रेजों ने भी हमारे निजी कानूनों में 175 साल तक दखल अंदाजी नहीं की, तो ये सब देश, अंग्रेजों ने भी 175 साल तक हमारे कानूनों में दखलंदाजी नहीं की, जबकि यह शरीयत कानून लागू ही नहीं था और जिसकी जो मर्जी होती थी वो अपने हिसाब से चलता तो था। मतलब जी, उनका यह कहना अंग्रेजों था कि जो अंग्रेज सरकार ने जो हमें सुविधाएं दे रखी थी वो हमें जारी रखी जाए। जो अंग्रेज 1937 ने क्या के, सुविधाएं दे रखी? अभी तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टेटमेंट बता दिया है ना हाँ, वो उन्होंने कि उनको कोई एनडब्ल्यूएफ सुविधा और नहीं बाकी का 1937 के कानून का हवाला देते हुए नजरुद्दीन अहमद जो कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके आगे वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इससे देश में समाज के विभिन्न वर्गों में गलतफहमी और असंतोष पैदा होगा। मतलब वही धमकी, मतलब जो आज मदनी कहते हैं वही उस दिन कह रहे हैं। जो अंग्रेजों ने 175 साल में नहीं किया, जिसे करने से वो भी डरते थे, वो सब एकदम करने से हमें वो सब एक करने की ताकत हमें सरकार को नहीं देना चाहिए। मतलब सरकार को एक ताकत नहीं देना चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता लागू कर दे और हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद एक महबूब अली बेग बहादुर खड़े हुए, ये भी मुस्लिम लीग के नेता थे दक्षिण भारत के। उन्होंने कहा कि निकाह को लेकर कुरान में जो आदेश है उसका पालन मुसलमान 1350। जी हाँ, महबूब अली के बारे में बता रहे हैं इस समय प्रखर जी। तो की वो महबूब अली के बारे में आप बता रहे थे, तो जरा महबूब अली के कथन से ही पुनरारंभ करें, पुनः आरंभ करें महबूब अली से। हाँ, मतलब मैं माफी चाहता हूँ, ये बार बार समस्या हो रही है, दर्शकों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो महबूब अली बेग बहादुर जो मुस्लिम लीग के नेता थे, उन्होंने कहा उस दिन संविधान सभा में कि निकाह को लेकर कुरान में जो आदेश है उसका पालन मुसलमान 1350 साल से करते आ रहे हैं और हम पर नई परंपरा नहीं थोपी जा सकती है। फिर इसका बी पोकर साहिब बहादुर खड़े हुए, ये भी दक्षिण भारत के मुस्लिम लीग के नेता थे, जिन्ना के बहुत खास थे। इन्होंने कहा कि अंग्रेज 175 साल तक हम पर इसलिए हुकूमत कर पाए क्योंकि उन्होंने हमारे निजी कानूनों में दखलंदाजी नहीं की। ये उनकी न्याय व्यवस्था की कामयाबी थी। अगर धार्मिक परंपराओं में सरकार दखलंदाजी करती है तो ये अत्याचार होगा। और इसके बाद बी पोकर बहादुर साहिब ने पूरे संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उस पर यह आरोप लगाया कि आपने समान नागरिक संहिता का जो जी, पोकर साहब ने आरोप लगाया कि आपने जो समान नागरिक संहिता का कहा प्रारूप कि बनाया आप है, जी, समान भी जो है क्या आरोप समान लगाया नागरिक वहां से संहिता। बताएं? जी आरोप लगाया से फिर हाँ, क्या था आपका? डॉक्टर अंबेडकर और पूरी प्रारूप समिति पर संविधान सभा की आरोप लगाया पी बोकर बहादुर साहिब ने कि आप जो समान नागरिक संहिता का जो प्रारूप लेकर आए हैं ये आपने कहीं और से चुरा लिया है विदेश से, और इसको हमारे संविधान में आप डाल रहे हैं। तो मतलब एक तरह से कॉपी पेस्ट करने का भी आरोप इन मुस्लिम नेताओं ने उस वक्त की जो है संविधान के जो जानकार थे, विशेषज्ञ थे और जो देश को एक सही संविधान देना चाहते थे, उनके ऊपर इस तरह के घृणित आरोप भी लगाए उस दिन संविधान सभा की बहस में। और फिर एक जिन्ना के बिहार के साथी थे हुसैन इमाम, जो बाद में 1951-52 में पाकिस्तान गए, वो भी वहीं पर बैठे हुए थे। अब उनका देखिए कितना बेहुदा तर्क था, ये वही तर्क है जो मदनी, ओवैसी और जो मौलाना टीवी डिबेट पे जो बैठते हैं ना, उसी तरह का तर्क देते हैं कि समान नागरिक संहिता क्यों लागू नहीं होना चाहिए। तो इमाम हुसैन कहते हैं कि उत्तर भारत में सर्दी पड़ती है, दक्षिण भारत में गर्मी पड़ती है, असम में बारिश होती है और राजस्थान में सूखा होता है, इसलिए ऐसे भारत में एक कानून लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन तो भूगोल एक जी और इस बहस में एक बात निकल कर आई थी संजय जी, आपका तो अध्ययन बहुत पक्का है इस पे, कि सब बारिश मुस्लिम नेताओं ने सबने कहा था कि एक समय आने के बाद इसे लागू किया जाएगा, लेकिन 75 साल गुजरने के बाद भी क्या वो स्थितियों का निर्माण नहीं हो पाया है? क्या मुस्लिम समाज इतना आगे नहीं बढ़ पाया है कि वो आधुनिकता को स्वीकार करके
आधुनिकता से मेरा मतलब है जरूरत, जहां समाज के मनुष्य के विकास के लिए जो जरूरी है आधुनिकता, जहां तक जरूरी है कम से कम उसे तो स्वीकार करें।